Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken chapter number 3 of class 9th, that is atoms and molecules. So I have already uploaded 3 videos on this chapter. तो हम लोगों ने जिसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, बेसिकली हम लोगों ने दोनों केमिकल लॉज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एटम्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आयन्स के बारे में पढ़ने वाले। आयन, ठीक है। आयन क्या है? तो आयन क्या है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपके आयन्स होते हैं, ठीक है। जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आप क्या कहेंगे उनको कि वो दे आर आयन, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ लिखी है कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज़ एंड द चार्ज स्पीशीज़ आर नोन एज आयन। तो देखिए, पहली बात कि जो आपका एक एटम होता है ना, वो 3 चीज़ों से मिल कर के बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। वैसे ये जो आपको अभी मैं बता रही हूँ वो ऑलरेडी आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी सब क्लियर हो जाएंगी, तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एटम है, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट का ये एटम है, तो कोई भी एटम वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। सेकंड इज़ प्रोटॉन, ठीक है, जिसे हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड इज़ न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव से इससे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को इससे। तो जो एटम होते हैं ना वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस उनका प्लस और माइनस हमेशा बराबर रहेगा, मतलब प्लस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस। तो हमेशा जब वो इक्वल रहेंगे ना तो वो क्या रहता है कि वो न्यूट्रल रहते हैं, हमेशा वो न्यूट्रल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ठीक। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनके पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि कोई अगर एटम है, ठीक है, अब इसके पास कुछ मान लीजिए कि इसके पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मान लीजिए अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए कुछ चीज़ कम पड़ रही है, मतलब मान लीजिए इसको कुछ इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है, किसी भी अदर एटम से जिसको ज़रूरत नहीं है, वो उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है, तो इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। अगर इसने किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी भी एटम ने, एटम की बात हो रही है, ये एटम है, अगर इसने अगर बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसके पास ज़्यादा था, इसने किसी को दे दिया चार्ज, ठीक है, आयन अगर इसके पास ज़्यादा था या चार्ज, वो इसने किसी को दे दिया, तो जिसको इसने दिया, जैसे मान लीजिए ये दूसरा एटम है A2, ठीक है, इसको अगर इसने दे दिया तो इसके ऊपर फिर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी से ले लिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ना, अभी इसको जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। जैसे देखिए अभी यहाँ पर देखिए सोडियम के पास प्लस का चार्ज क्यों है। अभी अगर मैं इसको आपको बेसिकली ऐसे बताऊँ ना तो क्या होता है कि सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसको जैसे शेल भरनी पड़ती है ना, ऐसे करके शेल कंप्लीट करनी होती है। तो इसमें क्या है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर ऐसे होता है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में, इस ऑर्बिट में रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना डीप में हम लोग अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी आप इतना जानिए, इतना समझिए कि अगर मान कि आपके जो एटम होते हैं ना वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, हमेशा एटम जो रहेगा वो न्यूट्रल होता है, ठीक। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कुछ स्टेबल होने के लिए, अगर उसको स्टेबल होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन या कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स
ले लेगा, अगर कम पड़ रहे हैं तो किसी से वो ले लेगा, किसी अदर एटम से जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर अगर वो उससे ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज, मतलब अगर ले लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज चढ़ जाता है। लेकिन जिसने दिया है, मान लीजिए A1 वाले ने दिया है, तो इसके ऊपर फिर क्या होगा, इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ जाता है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है, एनायन बोलते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, उनको हम लोग कैटायन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए A1 वाले ने, ठीक है, ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, ठीक है। अगर ये एटम 1 ने एटम 2 को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर +1 का चार्ज चढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसने इसको दिया है, ठीक है, इसने लिया हुआ है तो इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज, और इसने दिया है तो इसके ऊपर क्या है, इसने जो लिया हुआ है, सॉरी, इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। A1 वाले ने इलेक्ट्रॉन को मतलब कि दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ गया तो एनायन। और इसने ले लिया, ठीक है, इसको ज़रूरत थी किसी भी A1 से, मतलब इसके ऊपर अगर इसने मतलब क्या किया है कि इसने तो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया, किसी को दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ गया, ठीक। लेकिन अगर इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है, किसी से भी लिया हुआ है, किसी भी अदर एटम से जिसके पास ज़रूरत नहीं थी उससे लिया हुआ है, तो जिसने लिया है उसके ऊपर निगेटिव का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है, निगेटिव का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निगेटिव का चार्ज अगर रहेगा तो एनायन। तो कोई ज़रूर, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर +1 का चार्ज चढ़ेगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके +2 का चार्ज चढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम निगेटिव की बात करते हैं ना, अगर हम मतलब जो एनायन की अगर हम बात करते हैं, जो निगेटिव चार्ज है जिसने के इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, मतलब कि गेन किया है, जिसने लिया है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि अगर आप ऐसे याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन अगर दिया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर प्लस का चार्ज चढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसने लिया है, तो उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक। तो अगर किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज रहेगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मतलब मान लीजिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, दे दिए किसी को, तो उसके ऊपर +2 का चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, +2 का चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से अगर 3 दिए हैं, ठीक है, अगर किसी को 3 दिए हैं तो उसके ऊपर +3 का चार्ज चढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 दिए हैं तो +4 का चार्ज चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, जिसने किसी से लिया है, मतलब अगर उसको स्टेबल होने के लिए, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे, उसने किसी से ले लिया, ठीक है, ले लिया, तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज चढ़ जाता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर एक -1 मतलब बस माइनस रहेगा। लेकिन अगर 2 लिया तो -2 का चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 लिया तो 3, अगर 4 लिया तो -4। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। इसको और अच्छे से हम लोग 4th चैप्टर में, ये देखिए लिखा हुआ है ना 4th चैप्टर में, इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, यहाँ पे इसका मास रेशियो निकाला गया है। मैग्नीशियम सल्फाइड, और यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस सल्फ़र से ये कंपाउंड बना हुआ है ना, ये दोनों एलिमेंट से मिल करके, तो इनका जो अगर मास निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है, मास और सल्फ़र का एटॉमिक मास जो होगा, फिर उस तरीके से हम लोग उनका रेशियो निकाल लेंगे। सोडियम क्लोराइड, ये जो कंपाउंड बना है वो सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, 23:35.5, ओके। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो अब इसमें हम लोगों को जानना है कि हम केमिकल फार्मूला कैसे बना करके लिखें, कैसे हम बना सकते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, वो आपको 10th में भी हेल्प करने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी पहली चीज़ तो आपको जो सिंबल्स हैं वो लर्न होने चाहिए, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसमें देखिए आपको लिखा होता है Al लिखा होता है एल्युमिनियम, ठीक है, Ag लिखा होता है सिल्वर। तो आपको ये सिंबल्स लर्न होने चाहिए। Au इसका मतलब है कि आपका
गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो सिंबल्स हैं, अगर आप, क्योंकि तुरंत ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं आ जाएगा आपको लिखने के लिए सिल्वर पूरा है पूरा, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसे दिया रहेगा ना सिल्वर, तो आपको पूरा AG आपको लिखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। वो एग्ज़ाम में नहीं लिख करके आएगा, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, व्हाट इज़ वैलेंसी? तो ये जो कंबाइनिंग पावर है ना, कंबाइनिंग पावर है ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। ये इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी कितनी कैपेसिटी है कि रिएक्ट करने की, कितनी कैपेसिटी इन द सेंस कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कुछ होते हैं थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ कुछ मतलब रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरीके से है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी मतलब कितना कैपेसिटी के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर रिएक्ट करने की, दैट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वैलेंसी क्या है, बट अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया ना कि अभी थोड़ा 3.6 एक टेबल देख लीजिए, फिर वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये जो टेबल है ना वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसीलिए ये टेबल आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें इतनी लर्न करनी है, ठीक है, थोड़ी ट्रिक्स के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम रटना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, को वी ऑल नो कि सोडियम का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम का क्या है, ठीक है, सिल्वर का क्या है, तो कॉपर का क्या है, ठीक। अब ये जो आप कहीं पे इस तरीके से स्टार मार्क देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर इसमें कॉपर फर्स्ट ऐसे करके स्टार मार्क है, इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो इसलिए इस तरीके से स्टार मार्क किया गया है, ओके। तो इसके बाद में एक चीज़ है कि इसको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये तो कुछ आयंस हैं, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं, और ये हैं आपके पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि मतलब एक से ज़्यादा चार्ज को कैरी करना हो ना, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि चार्ज को कैरी कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अमोनियम और हाइड्रोजन से मिल करके आपका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल करके आपका अमोनियम बना हुआ है, ठीक है। बट इसके ऊपर अब देख रहे होंगे, इसके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है ना, और नीचे इसके पास H के पास मॉलिक्यूल एक है। देखिए, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पहले इनका कंपाउंड्स बना है, इनके ऊपर फिर एक चार्ज है, ठीक। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि चार्ज कैरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। तो आपको ये टेबल बहुत हेल्प करने वाली है आपकी 10th में भी और 9th में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जिनके सिंबल्स हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए, 10th में बहुत हेल्प करेंगे आपके। ये आप बना भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको, जैसे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज कैसे आया, ठीक है, तो इसके बारे में ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर देख होंगे ना, +2 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, इसमें -2 का चार्ज है। तो जैसे इसका मतलब है कि इसने -2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या किया होगा, -2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज चढ़ गया। इसने लूज़ किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किया होगा, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज चढ़ गया है ना। तो वो चीज़ है जो मैंने बताई थी, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो कैसे है, जैसे बोला गया कि सोडियम, मैंने बोल दिया कि सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला बनाना है, तो सोडियम यहाँ पर आप देख लो, सोडियम है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, सोडियम है ये, ठीक है। तो हमने Na ले लिया, ठीक, यहाँ ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं। हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम का Na था, ठीक है, Na ले लिया, प्लस
इसके ऊपर आप देखेंगे प्लस का चार्ज है, प्लस का मतलब वन चार्ज, वन होना, प्लस का चार्ज होना मतलब वन चार्ज होना, ठीक, प्लस, ठीक। इसके बाद अगर बोला कि हाँ हमने क्या बोला था, सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आप यहाँ पर देख लो, कार्बोनेट क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे CO3, फिर ऊपर -2 का चार्ज है, तो CO3 पहले आप फॉर्मूला लिख लो, CO3, ठीक, CO3 आपने लिख लिया। फिर अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा हुआ है ना, किसका चार्ज हुआ, -2। अब हम क्या करते हैं ना, इनकी जो ये वैलेंसी है इनको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा ना, तो वो मिलेगा Na2 और CO3। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्लस माइनस का चार्ज होता है ना, ये हम इसमें जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अभी हम लोग इसको आगे एकदम अच्छे से समझते हैं कैसे हम फार्मूला बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये, जब आप टेबल अगर आप लर्न कर लेंगे ना, तो आपको 9th में ही नहीं 10th में भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे बोला गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, ठीक। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आएगा कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले आप सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Cl होता है। इसके ऊपर क्या होता है ना, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का, क्लोरीन के ऊपर ना माइनस का चार्ज होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे, लेकिन हम कभी भी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मतलब चार्ज हम कभी भी अगर फॉर्मूला बनाएंगे ना, यहाँ पर देखिए HCl हाइड्रोजन, अब ये इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अगर 1 है वैलेंसी अगर 1 है तो हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक। अगर 2 है, 3 है, 4 है, तब हम उसको लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। अब जैसे अगर किसी ने आपको बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है, किसका फॉर्मूला बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम का पहले आप सिंबल देख लीजिए, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल आप देख लो, कैल्शियम का सिंबल है Ca, ठीक। पहले आप सिंबल आपने देख लिया Ca, ठीक। इसके बाद कार्बोनेट बोला है ना, तो कार्बोनेट CO3, ठीक, CO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अब आप देख रहे होगे कि Ca के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज है, ठीक। और CO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, ठीक। अब क्या होगा कि इनकी वैलेंसीज का हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखने का ये तरीका है, इनकी वैलेंसीज को, इसकी जो वैलेंसी रहेगी इधर की तरफ चली आएगी, इसकी जो वैलेंसी रहेगी वो इधर की तरफ चली आएगी। तो ये जो फार्मूला जब बनेगा, तो जब हम ऐसे सिंगल एज इट इज़ उठा करके CaCO3 लिखते हैं, बट इनकी जो वैलेंसी मतलब ऐसे अलग अलग हो जाती है। इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, इस तरीके से। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं ना, 2 1 सा 2, तो यहाँ पर आपका दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो CaCO3 बन करके आएगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ सिमिलर है तो हमको सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में उसको लेकर के आना, सबसे सिंपल रेशियो में, कितने सिंपल रेशियो में हम उसे कर सकते हैं, उतने ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में, उतने ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में हमें उसको लेकर के आना है। अब जैसे यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया है, एक है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो जो कार्बन होती है उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4, ठीक। टेट्राक्लोराइड की क्या होती है, अगर टेट्रा का मतलब है कि क्या हो गया 4, और क्लोराइड का मतलब क्या हो गया कि Cl तो रिप्रेजेंट है ही, तो क्लोरीन का हो जाएगा 1, ठीक। और कार्बन की कितनी हो जाती है वैलेंसी, 4, ठीक। अभी आपको केवल जब अगर फॉर्मूला बनाने को दिया जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे लिख करके आ जाएगा, लेकिन अब आपको ऐसे करके क्या करना है, पहले आपको कार्बन का टेट्रा, तो ये आपका नंबर से आपको पता लग जाएगा। टेट्रा का मतलब हो गया 4, ट्राई अगर आ गया ट्राई 3, डाई आ गया तो 2, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब जैसे कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 हो गई, क्लोरीन है इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके वैलेंसीज का क्रॉस करेंगे हम, ठीक
ठीक है। इसकी वैलेंसी इधर लिखी जाती है, इसकी वैलेंसी इधर लिखी जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अभी आप C ऐसे लिखा आपने कार्बन और Cl लिख दिया, ये दोनों आप एज इट इज़ ऐसे ही उतार रहे हैं जैसे आपको लिखना, बस वैलेंसी का हेर फेर होगा, मतलब वैलेंसी क्रॉस होती है। तो यहाँ पर आपकी वैलेंसी इधर आ गई तो इसके पास 1 वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी इधर चली गई तो इसके पास 4 हो गई, ठीक। लेकिन 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो CCl4, तो आप इसको बोलेंगे क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पर भी देखिए, वही चीज़ है कि जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है ना, तो ऑक्साइड एल्युमिनियम का आप देख रहे होंगे फॉर्मूला क्या है, एल्युमिनियम का 3, इसके ऊपर कितनी वैलेंसी है, 3 की वैलेंसी है, +3 ध्यान देना है, ठीक है, +3, हम प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते, और अगर 1 आ जाती है वैलेंसी तो हम उसे नहीं रिप्रेजेंट करते, अगर 2 है 3 है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस का चार्ज जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो प्लस और माइनस का चार्ज हम ऐसे करके हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब ऑक्साइड दिया हुआ है, ऑक्साइड अब यहाँ पर हम देखें तो ऑक्साइड पर देखिए -2 का चार्ज चढ़ा हुआ है ना, तो -2 का चार्ज दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, Al2, ठीक है, Al2, ठीक। यहाँ पर इस क्योंकि इसकी वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी थी, 3 है, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है, -2 है। अब वैलेंसी का क्रॉस करेंगे, वैलेंसी का जब क्रॉस करेंगे तो इसकी वैलेंसी इसके पास आ गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2 और इसका हो गया O3, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का भी है, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है उसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, और ऑक्साइड का होती है उसका -2 का चार्ज होता है, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ना, तो उसमें हम लोग ये जो +2 कहाँ से आया, -2 कहाँ से आया, तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। अब एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये OH, आप यहाँ पर देख रहे होंगे OH दिया हुआ है, और इसके बाद ये ब्रैकेट में के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम है, ठीक है, बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम आपने लिया, +2 का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड पे -1 का चार्ज होता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड में आप देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब दो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं ना, दोनों पार्टनर्स हैं आपस में ऐसे करके बना रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी को हमको क्या करना है, वैलेंसी को हमको इस तरीके से करना है ना कि क्रॉस होनी चाहिए, ठीक, क्रॉस होनी चाहिए वैलेंसी। तब इसके बाद आगे में हमको करना ये है कि जैसे हमने लिखा फॉर्मूला CaOH, अब इसके ऊपर हमें चार्ज लगाना है ना, अब इसके ऊपर तो +2 का चार्ज था, इसके ऊपर -1 का चार्ज था, हमने क्रॉस किया तो जो फॉर्मूला बन गया है Ca। अब यहाँ पर तो 1 आएगा ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, OH आया, अब हमको यहाँ पर 2 लिखना है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 थी, तो यहाँ पर हमको 2 लिखना है। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन करके एक आपका कंपाउंड बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंगल ऐसे 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा। बट जबकि ये पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, तो हमें होल ट्वाइस बताना ना कि ये दूसरे का, अगर हम ऐसे सिंगल केवल ऐसे 2 लिख देंगे ना तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, हमें वो नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों का हम लेकर के ये दोनों की वैलेंसी 2 है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में करके दिखाते हैं कि होल ट्वाइस, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ऐसा है कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वरना ये तो H2 का हो जाएगा ना, कि H2 इसका मॉलिक्यूल आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन के 2 एटम से, इसलिए हम उसको जॉइंट करके ग्रुप में करते हैं कि नहीं ये दोनों मतलब जॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद एक और चीज़ है, ये ऐसे ही यहाँ पर भी वो चीज़ यूज़ हुई है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि आपकी आती है एक और एग्जांपल की, हाँ, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाया गया,
क्यों? क्योंकि जैसे देखिए सोडियम के पास +1 का चार्ज है और कार्बोनेट के पास -2 का चार्ज है, लेकिन जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 चला जा रहा है ना, कार्बोनेट के पास तो 1 चला जा रहा है। तो जब 1 हम लिखते ही नहीं है तो इनको हमको ब्रैकेट में करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना हम इनको 1 लिखते तो ऐसे करके अगर इनके ऊपर कुछ और चार्ज होता, मान लीजिए 2 चार्ज होता सपोज़, तो हम इनको होल ट्वाइस करके 2 लिखते हम, ठीक है, समझ रहे आप लोग, 2 लिखते। लेकिन यहाँ पर 1 चार्ज है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो इस पे में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट मान लीजिए है, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, अमोनियम सल्फेट ना, अमोनियम सल्फेट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो अमोनियम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा क्या है, NH4। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, ठीक। अब NH4 पे जो चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है और सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो होता है -2 का। अब आप जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कि NH4 क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ये क्योंकि 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हमको लिखना ही लिखना है क्योंकि ये किसका है? H का है केवल। फिर इसके बाद हमको ये 2 लिखना पड़ेगा। 2 क्यों? क्योंकि ये इनका वैलेंसी है, तो इसको हमको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नीचे अगर 2 लिख दो, अगर आप 2 लिख दोगे तब तो 42 हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसको हमको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये दोनों का होल ट्वाइस पे ये वैलेंसी है 2 की, ठीक है, 2 की। फिर जब आप SO4 लिखेंगे, ठीक है, SO4 फॉर्मूला में देखिए अमोनियम आपने लिखा, फिर उसके बाद सल्फेट लिखा। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो फॉर्मूला वैसे ही रहेंगे, बस जो चार्जेस होंगे, जो वैलेंसी होगी ना, वो केवल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आया इसके पास जो 4 का, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये 4 मॉलिक्यूल है ना, तो आप यहाँ पर वो चीज़ रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर इसकी जगह पर 1 नहीं होता, ये चार्ज 2 होता, तो यहाँ पर फिर ऐसे करके 2 समथिंग हम लिखते, ठीक है, माइनस नहीं लगाते, 2 ऐसे समथिंग करके हम लिखते जो भी इसका चार्ज होता। लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर होल ट्वाइस में हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, अगर हम इनको अलग से ऐसे NH4 ऑलरेडी है, इसमें हम 2 लिख देंगे तो इसका हम लोग मतलब नहीं जान पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें ये होल ट्वाइस पे पूरी वैलेंसी है, वो ऐसा नहीं है कि 4 की है, ठीक है, मतलब H की है। और ये चीज़ फिर क्या हो जाएगा कि हाँ, तो ये फार्मूला ही अलग बन जाएगा। फार्मूला इन द सेंस के तब ये यहाँ पर लगेगा कि अच्छा ये इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है ना, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखाना। अगर आप होल ट्वाइस करके दिखाओगे तब वो वहाँ पर पता लग पाएगा कि हाँ, ये वैलेंसी की पूरी बताई जा रही है कि इसकी वैलेंसी है, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो ये आप लोग, ये जो फार्मूला है ना, ये आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। घर पे आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फार्मूला बनाना बहुत अच्छे से आएगा। और आप रोज़ ट्राई कीजिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको फार्मूला बनाना आएगा। एंड प्लीज़ लर्न दिस टेबल, इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अभी जब आप 10th में जाओगे तो और आपको थोड़ा सा और भी पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में जानने को मिलेगा, 11th में और इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलेगा, 9th में जितना है अभी आप इतना देख लीजिए, लेकिन 10th में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो आपके केमिकल फार्मूला हैं वो बनते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये चार्ज इनके ऊपर आता कहाँ से है, पॉजिटिव का निगेटिव का, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए प्लीज़ रोज़ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like this video, subscribe with your friends and do the subscription also, ठीक। Thank you.